हेलो बच्चों, तो क्लास 12 के फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब फिजिक्स में आपके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी पूरा आप बिजली के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो आपका पार्ट 2 है वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, यानी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और भी जो अलग अलग आपके चैप्टर है वो आप उसमें पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जो आपके सामने ये शब्द आता रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बिजली जिससे बनती है। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई, स्थिर, मतलब रुकी हुई बिजली, यानी ऐसी बिजली जो रुकी हुई हो या फिर धीमे धीमे चले, स्लो मोशन में चले, उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जो पहला चैप्टर है आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसमें बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं आपका कि इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज और कूलम्ब्स लॉ। ये आपके सामने 3 टॉपिक है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। बाकी जो आपका ये पूरा चैप्टर है इसका टॉपिक आपके सामने लिखा है। ये पूरा टॉपिक जो है बच्चों ये एनसीईआरटी से लिया गया है। आपके पूरे इंडिया में चाहे जो बोर्ड है, यानी एजुकेशन सिस्टम में जितना भी बोर्ड है, सब के सब लोग एनसीईआरटी का ही सिलेबस यूज करते हैं, वही पढ़ाते हैं और वही आप लोग पढ़ते हैं। तो आपके सामने ये सिलेबस जो लिखा है बच्चों पहले चैप्टर का, ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पे क्या है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मतलब कूलम्ब्स लॉ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 3 टॉपिक, बाकी जितना टॉपिक आज यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अनंत से भी आगे। तो आपके सामने सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों यहाँ पे पहले आप ध्यान से सुन लो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी हम लोग पूरी हिस्ट्री देखने वाले हैं। यानी आज तक आपका जितना भी डाउट रहा होगा, यानी क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, 11th में तो आपका नहीं है लेकिन क्लास 10th में है, तो आपके जितना भी डाउट रहा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, आज आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन, और फिर हम लोग बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री कहाँ है, बनी कैसे है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का ऐसा हिस्सा, यानी ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, विद्युत, बिजली को और चुंबक को दर्शाए, प्रदर्शित करे, मतलब ऐसी शक्ति जिसके अंदर से बिजली भी निकले, जिसके अंदर से चुंबक भी निकले। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? इसको पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये बनी तो बनी कैसे, कहाँ से बनाई गई, कैसे बनाई गई। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग चलते हैं आज से तकरीबन 2500 साल पहले। जी हाँ, 2500 साल पहले। मैं यहाँ पे चलता हूँ 600 BC में, 600 BC, और यहाँ पे बात करता हूँ मैं थेल्स ऑफ मिलिटस। थेल्स ऑफ मिलिटस, मिलिटस एक जगह है जहाँ के थे ये थेल्स। थेल्स के बारे में आप जानते होंगे, क्लास 10th में आप लोगों ने इनका थ्योरम भी पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट, बुजुर्ग जो भी थे, गुजरे यहाँ पे, यूनान के थे ये। मिलिटस एक जगह है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एम्बर लिया। एम्बर क्या होता है बच्चों? एम्बर जो आपके पेड़ नहीं होते, पेड़, तो पेड़ के जो निचला वाला हिस्सा होता है पेड़ के अंदर से निकलता है, जिसको आप गोंद बोलते हैं, गोंद। तो वो जो चिपचिपा सा होता है ना, उस गोंद को लेकर आए। अब ये कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद में इसी को बोलते हैं एबोनोइट रॉड, एबोनोइट रॉड, इसी को एम्बर बोलते हैं। एम्बर, उसी पेड़ के गोंद को वो लेकर आए, उसको ये पोड़ कर लिए। पोड़ मतलब सॉलिड, ठोस कर लिए। ये आपके सामने जो आप दिख रहा है यही है, ये चीज एम्बर है। इस एम्बर को उठाए और फर लिए। फर क्या है? खाल, जानवर की खाल, यानी कि जो भेड़ होती है, भेड़ की खाल हो गया, या बकरी की खाल हो गया, या ऊनी चीज। अब ऊन किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। तो उससे ये रगड़े, यानी इस एम्बर को लाके इस भेड़ की खाल से क्या करते हैं बच्चों, ये रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद में क्या हुआ कि जो इस एम्बर का इलेक्ट्रॉन था, एम्बर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस खाल में चला गया, फर में। मतलब कि इस एम्बर पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें से कम हुई, मतलब उसमें जो प्रोटॉन की मात्रा है वो ज्यादा हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो उस खाल में, यानी इस फर में ज्यादा हो गई। अब इसको हम लोग अगर आसान भाषा में और समझे तो जरा ध्यान से देखना आप लोग कि आपके सामने मान लो ये फर है,
फर मतलब ऊनी रुमाल, मान लो ऊनी रुमाल। और आपके सामने ये क्या है, पेड़ का गोंद, एम्बर, अंबर। अब इसमें क्या है, अब देखो प्रत्येक चीज किससे बना है, एटम, परमाणु से, और जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां बात चली सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अब आप ये भी जानते होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इतना आप जानते होंगे। अब जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके पास है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके भी पास होगा, जाहिर सी बात है। अब जब इसको आप रगड़ेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी आपने वो डिफिनीशन देखा है, उत्पन्न होगा। मतलब क्या होगा कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, रगड़ने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन निकल के बच्चों इसमें आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे। मतलब यहां पे जो प्रोटॉन की मात्रा होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसमें जो प्रोटॉन है, इस एम्बर में जो प्रोटॉन है वो बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मात्रा ज्यादा हो गई प्रोटॉन से। ठीक है, तो ये वाला जो आपका था, ये पूरा जो ऊनी रुमाल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, इस चीज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और ये जो आपका एम्बर था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो यहां बचा था प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, तो यहां पर आपका प्रोड्यूस हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ये काम यूनान के लोग कंटिन्यू, मतलब वहां पे खेल समझ लिए थे। जैसे आप लोग बचपन में वो पेन को लेकर ऐसे घिसते थे, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को चिपकाते थे, ऐसे वो लोग भी ये सब करते थे। और यहां से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, एम्बर से। तो बच्चों यहां पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी हिस्ट्री मेन चीज क्या है। 600 BC यानी आज से 2500 साल पहले की बात अभी हुई है। तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने देखा अभी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पूरा हिस्ट्री है क्या होता है। अभी आपके सामने ये लिखा है बहुत ही शॉर्ट में इसका डिफिनीशन इलेक्ट्रिक चार्ज का, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको अच्छे से नोट्स में इसको उतार लेना है। बाकी यहाँ पे आपके सामने दो फिगर और दिख रहा है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक आदमी क्या है, एक रॉड को पकड़ा है। ये रॉड आपका ग्लास रॉड हो सकता है या एबेनॉइड रॉड हो सकता है, यानी उसी गोंद का बना हुआ, जमा के सॉलिड बना के एक रॉड। अब यहाँ पे आपके सामने देखो दो कंडीशन है। एक तो इस चार्ज पे माइनस जो चार्ज दिख रहा है आपको, इस रॉड पे माइनस चार्ज क्यों, क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि इस पे जो ये माइनस चार्ज क्यों। तो माइनस चार्ज का मतलब यही है कि इस ऊनी रुमाल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रॉड में आ गए होंगे, तो आपका ये पूरा जो रॉड है ये नेगेटिव चार्ज से भर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन से भर गया। और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल के आए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई, मतलब प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, इसीलिए इस रुमाल पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अगर हम लोग इस पॉइंट को समझें तो यहाँ पे इस रोड पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि उस रोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के उस ऊनी रुमाल में चले गए, मतलब कि उस रोड पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट गई। अब इस रुमाल की बात करें तो उस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई और प्रोटॉन की मात्रा घट गई। ऐसे आप समझ सकते हो, यानी कि आपको समझना है कि ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाए, है ना, तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ऐसी चीज जिसमें प्रोटॉन की मात्रा कम हो जाए तो वो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये फिगर आपके सामने दोनों यही बोलता है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग आगे समझते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक टॉपिक और है जो आपके सिलेबस से बाहर है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये क्या होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज is the process where electric charges transfer between two objects और areas। मतलब कि ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और ये आप इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो जब थंडरस्टॉर्म होता है, यानी जब बिजली कड़कती है, तब क्या होता है कि आसमान में जो बादल होते हैं उसमें आपके बर्फ के, मतलब पानी के छोटे छोटे जो बूंदे होती हैं वो बर्फ के फॉर्म में होते हैं, ओला जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो वो जब दोनों आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलकर हवा में आ जाते हैं। अब वो हवा में चलना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह आ गया। समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आपके सामने यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं था, बस मैंने एक कॉन्सेप्ट को लेकर आया था समझाने के लिए। मेन आपका है टाइप्स ऑफ चार्ज जो आपके सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, तो आपके बच्चों ये होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आपके होते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको आप ध्यान से समझो पहले कि अ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन अ बॉडी दैट हैज फीवर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। मतलब कि ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो और प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मान लो ये आपका एक एटम है, मान लो कॉपर का एटम है ये,
तो कॉपर जो आपका होता है इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये जो आपका कॉपर होता है इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन? तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप जानते हैं कि 29 ही प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें से मान लो कि 29 इलेक्ट्रॉन है कॉपर में और 29 ही क्या है? प्रोटॉन है। मान लो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर इसमें से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 28 इलेक्ट्रॉन बचेगा और आपका ये जो प्रोटॉन है वो तो 29। मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। प्रोटॉन की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ नेगेटिव चार्ज को समझे तो ये क्या बोलता है बच्चों? तो ये आपके सामने ऐसे अ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन अ बॉडी दैट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो किससे? प्रोटॉन से। मतलब कहने का मतलब यही कि अब इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि जो आपका एटम होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स कि आपका पूरा का पूरा जो एक एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? ज़्यादा है, तो वो न्यूट्रल है। उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आपका पूरा का पूरा जो आपका एटम होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कि नेचर ऑफ पॉजिटिव एंड माइनस नेगेटिव चार्ज। ओके तो यहाँ पे मतलब उसी का सब लोग दूसरा एक डिफिनीशन है कि अ नेगेटिव चार्ज इज डिफाइंड एज द कैरीड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज दैट कैरीड बाय अ प्रोटॉन। मतलब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेके घूमते हैं और जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन को लेके घूमते हैं। इस तरह से आपको समझना है। और आपके सामने जो दिख रहा है ये फर है। फर वही जो खाल आप बोलते हैं, और ये एबोनॉइड का छड़ है, एबोनॉइड रॉड है। ये भी आपके सामने ये फर है यानी खाल है। जानवर की खाल होती है, बिल्ली की खाल हो सकती है, भेड़ की खाल हो सकती है, और भी जो जानवर होते हैं कुछ उसकी खाल हो सकती है। तो ये भी आपका एक एबोनॉइड रॉड है। यहाँ पे आपका एक ग्लास रॉड है और एक यहाँ पे आपका एबोनॉइड रॉड है। मतलब यही वो रॉड है जिसमें ऊनी रुमाल से रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं उस ऊनी रुमाल के अंदर, और आपका जो बॉडी पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना था। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके सामने क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब इस चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो चेंज नहीं हो पाते। मतलब जो मात्रा होगी उतनी ही रहेगी। जैसे यहाँ पे आप ध्यान समझो कि जैसे मान लो एक बॉडी है, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है और 28 ही प्रोटॉन है। ओके इतना ठीक है। यहाँ से अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब देखो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है और प्रोटॉन भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। प्रोटॉन पे आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर मान लो इस बॉडी के अंदर से आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आपका जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो तो बचेगा ना। और यही चीज यहां बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। मतलब वहां पे जो चार्ज की संख्या होगी वो कम नहीं हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप किसी बॉडी के अंदर से पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, प्रोटॉन को निकालें, नहीं। आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन बच जाएगा, प्रोटॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? इसको भी लगे हाथ समझ ही लो। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है जो द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। यानी जो आपके चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। मतलब कि इसको समझो यहाँ से, जैसे आपका ये मान लो एक वायर है। क्या ये? एक वायर है। अब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों आपका एक इलेक्ट्रॉन मान लो, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं। ये नहीं कि आप इसको यहाँ पे बोलो कि इस सर वायर के अंदर 1.2 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मीन्स कि 1.2 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है। ये 1.2, 2.3 ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर में जो आपके चार्ज की मात्रा होती है वो नहीं हो सकती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, वो नहीं हो सकती है। अब यहां पे बच्चों हम लोग और भी बात कर लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको किससे दिखाते हैं और इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखाते किस तरह है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका है ये स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, इन दोनों आपके सामने जो लेटर है इस चीज से दिखाते हैं। ओके।
और अगर हम लोग इसका बात करें यूनिट का, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी यूनिट ऑफ ये जो क्यू है वो बच्चों आपका होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। ये, और इस कूलम को शॉर्ट में सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। तो ये आपके सामने डिनोशन का निशान है। जिस तरह से सोडियम को Na बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू भी बोलते हैं। और इसका यूनिट यानी मात्रा तो कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। और जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के पास। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मात्रा है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको -e भी बोलते हैं यानी नेगेटिव चार्ज, और जो आपका प्रोटॉन है इसको +e बोलते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ बातें थी। अब यहाँ पे हम लोग अगेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा था कि जो टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होता है यानी जो आपका ये पूरा का पूरा चार्ज होता है, ओके, ये आपका एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर फॉर्म में होता है। ये यानी n के मल्टीपल। ये जो आपका यहाँ n है ये आपका इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर आप जानते होंगे, मतलब कि 0 से लेके, मतलब 0 भी आपका आता है, +-1 आ जाए, +-2 आ जाए, है ना, +-3 आ जाए, ऐसे बहुत सारे नंबर्स, मतलब पॉइंट में नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये आपके सामने जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, यानी Q = एनी, जहां पे आपका Q क्या है? Q आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें जो स्मॉल n दिख रहा है ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ पे जो E है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके सामने देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि जो चार्ज के गुण क्या होते हैं। तो इसमें पहला बच्चों गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल, यानी जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, क्योंकि दो चार्ज आपस में एक फोर्स भी लगाते हैं ना, तो सेम चार्ज एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, यानी दूर धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो अनलाइक चार्ज होंगे, मतलब कि बच्चों +-, ओके, या -+, ऐसे, तो ये अनलाइक चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आपको समझना है। ++ भी हो सकता है और -- भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दो चार्जेस आपस में एक फोर्स लगाते हैं, जिसको कुलम्स फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अभी इस चीज को बच्चों हम निकालने वाले हैं कुलम्स लॉ में। ओके, यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला है, यानी दूसरा प्रॉपर्टी, तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बताया था किसी वायर के अंदर, या आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ना, कि किसी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन बह रहे हो, धारा जो करंट है बह रही हो, तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ओके, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सिलरेटेड चार्जेस रेडिएट एनर्जी, यानी एनर्जी भी छोड़ते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो ये एनर्जी को छोड़ते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी मीन्स आप समझते होंगे, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और ये फाइनल जो मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा था कि 3 टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन बातों ही बातों में 2-3 टॉपिक और भी एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन वो उसी के अंदर आते हैं। उस चीज को समझना जरूरी था, तब हम लोग यहाँ पे इतना बात समझ पाए। यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा है? कुलम्स लॉ। इतना तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, समझ लो, इसको याद भी कर लेना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात तो समझ में नहीं आई होगी, ये इतना लॉ इसका लिखना पड़ता है। हम लोग यहां से समझते हैं कि आपके सामने ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें बच्चों 2 चार्ज हैं, है ना। एक चार्ज आपका Q1 है और एक चार्ज आपका Q2 है। ये दोनों बच्चों एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होंगे, उस दूरी को बोलते हैं R। उस दूरी के क्या बोलते हैं?
उस दूरी को बोलते हैं आर। ये आर दूरी पे दो चार्ज रखे हैं। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। अब इन दोनों चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो जो इसमें लगने वाला फोर्स होता है बच्चों, जो इसमें ये लगने वाला फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द चार्जेस। मल्टीपल मतलब Q1 Q2 का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट। तो Q1 मल्टीपल Q2 मतलब इसी का हम लोग को गुणा कर देना है। तो ये बात पहली बात है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। मतलब दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? फोर्स। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला इक्वेशन है, इसको मान लो। ओके, इतना ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है आगे इसी के देखना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो इसमें लगने वाला फोर्स है बच्चों, जो लगने वाला ये फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब अपॉन में, अपॉन उल्टा को, ये बटे को उल्टा बोलते हैं, इनवर्सनली बोलते हैं। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड। इतना ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब हम लोग चलेंगे तो आपका एफ तो सेम है, Q1 Q2। ओके, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर से कराएंगे। तो ध्यान से देखना यहां पे क्या होने वाला है। तो मैं यहां पे चल रहा हूं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो पहला दूसरा में जो फोर्स है वो सेम है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और मल्टीप्लाइड बाई 1/r स्क्वायर, जिसको आप F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इतना ठीक है। अभी जो प्रोपोर्शनलिटी का निशान है ये हटता है। ये हटने पे बच्चों एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 और अपॉन में r स्क्वायर। ओके, और ये जो K कांस्टेंट है बच्चों, यहां पे इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये चीज। ओके, तो यहां पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। और ये फोर्स का फॉर्मूला है कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो। अट्रैक्शन मतलब कि दो चार्ज अगर प्लस में हो, यानी Q1 और एक Q2 ये दोनों प्लस में हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो बच्चों है वो इतना ही होगा, इतना ही होगा। और अगर मान लो तो अनलाइक चार्ज हो, मतलब एक बच्चों माइनस की हो और एक प्लस की हो, तब भी उसके बीच लगने वाला फोर्स इतना ही होगा। क्योंकि ये जो नियम है, देखो ध्यान से, ये जो लॉ है यही बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन। और ये फोर्स अभी आपने देखा था प्रॉपर्टी में कि दो सेम चार्ज के, जो दो सेम चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और दो अनलाइक चार्ज यानी जो सेम नहीं होते, वो आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो अट्रैक्शन होता है। ओके, इस बात को यहां पे समझना था। और आपके सामने ये था कूलम्ब्स लॉ। और ऐसे ही अभी जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया था, यानी कि जो आपके सामने ये सिलेबस था, इसमें आपके सामने जो सिलेबस था, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखा है, और कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन ऑफ टू चार्जेस देखा है। और बाकी अभी हम लोग बच्चों यहाँ पे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या होता है, इतना सब देखने वाले हैं। अभी जो हम लोगों ने एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा देखा था, वो सब बच्चों आपको पढ़ना था, वो पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम में तो वो चीज नहीं आता, लेकिन जो टॉपिक्स है, वो थ्योरी है, जो भी लॉ है, उसमें उसका यूज होता है। ओके, और जो आपका भी आपने देखा था ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू यहाँ पे NE, ये बच्चों इसका तो बहुत यूज है। इस पे आपका MCQ टाइप क्वेश्चन भी बनता है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी, CBSE बोर्ड वालों के लिए भी। बच्चों यहाँ मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके NCERT से पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ही आप बने रहिए, क्योंकि हम लोग को चलना है आनंद से भी आगे। थैंक यू सो मच।